हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाद्य संसाधनों में सुधार का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फसल उत्पादन में उन्नति क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि खाद्यान्न का भंडारण कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में फसल उत्पादन में उन्नति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने संकरण के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आनुवांशिक सुधार क्या होते हैं। दोस्तों, हर एक जीवित जीव में कुछ जीन्स होते हैं और इन्हीं जीन्स की मदद के कारण जीवित जीवों में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इंसान का लंबा होना, छोटा होना, मोटा, पतला, काला, जैसा भी होना, वो इन्हीं जीन्स पर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार से फसलों में भी ऐसा ही होता है। किसी भी फसल में हम उनके जीन्स को बदलकर उनकी विशेषताओं को बदल सकते हैं। तो इसमें जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, कुछ जीन्स को बदल देते हैं, मतलब जो अच्छी विशेषताएं हैं उनको वो रहने देते हैं और जो बुरी विशेषताएं हैं वो खत्म कर दी जाती हैं, जिसे हम आनुवंशिक सुधार कहते हैं। तो दोस्तों, इसके अनुसार आनुवंशिक सुधार की परिभाषा है फसल के जीन को संशोधित करना ताकि वांछित गुणों को बरकरार रखा जा सके और अवांछित गुणों को दबाया जा सके। जिसका मतलब ये है, हम फसल लेते हैं, उनके गुणों को संशोधित करते हैं और एक अच्छी सी फसल बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो आनुवांशिक सुधार से और संकरण से जो नए बीज बनके तैयार हुए हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले है उच्च उपज, मतलब कम फसल में उच्च उत्पादन होना चाहिए। दूसरा है गुणवत्ता में सुधार, मतलब फसल में अधिक पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज पदार्थ आदि मौजूद होने चाहिए। तीसरा है जैविक प्रतिरोध, मतलब फसलें जैविक प्रतिरोधक होनी चाहिए। चौथा है अजैविक प्रतिरोध, मतलब फसल सूक्ष्म जीवों, कीड़ों, सूखे, गर्मी, सर्दी, ठंड और खारेपन से प्रतिरोधक होनी चाहिए। पांचवा है कम परिपक्वता अवधि, जिसका मतलब है अगर फसल 2 महीने में उग जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर ज्यादा समय लेती है तो ये अच्छी बात नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अगर वो 2 महीने में ही उग जाएगी तो उसका हमें कम रख रखाव रखना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि हमें उसके रख रखाव में कम खर्चा आएगा, और कम खर्चा मतलब उसका अधिक उत्पादन होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फसल उत्पादन प्रबंधन क्या होता है। यह सर्वोत्तम उत्पादन और अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रण करने को संदर्भित करता है। दोस्तों, इसमें जो मुख्य भाग होते हैं वो है पोषण तत्व, मतलब पोषण प्रबंधन, सिंचाई और फसल के पैटर्न्स। चलिए इन तीनों के बारे में एक एक करके अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण प्रबंधन क्या होता है। दोस्तों, पौधों को हवा, पानी और मिट्टी से पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों, 16 तरह के पोषण तत्व होते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन हवा के द्वारा मिलता है, पानी से हाइड्रोजन मिलता है और मिट्टी अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। तो 6 पोषक बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और 7 की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, जिन्हें
सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि और रोगों में प्रतिप्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि खाद क्या होती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करता है। दोस्तों, खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद से मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण किया जाता है और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में कैसे विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट, जिसका मतलब है कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन का मूल मूत्र, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों द्वारा चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विघटित किया जाता है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अवशिष्ट पदार्थों में शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं तथा तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उर्वरक क्या होता है। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम प्रदान करते हैं। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का ही उपयोग किया जाता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। दोस्तों, उर्वरक का प्रयोग बड़े ही ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंचाई क्या होती है। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा की सिंचाई का मतलब है पौधों को पानी की आपूर्ति कराना। दोस्तों, जो सिंचाई के स्रोत है वो है पॉन्ड्स, झील और नलकूप। दोस्तों, सिंचाई प्रणाली की जो आधुनिक तकनीकें हैं उसमें सबसे पहली तकनीक है पानी छिड़काव प्रणाली, जिसमें छिड़काव मुख्य पाइप के माध्यम से जुड़ने वाले लंबवत पाइप से होता है, और दूसरा है पानी टपकता प्रणाली, जो कि है क्षैतिज पाइप्स। दोस्तों, अब तीसरा है फसल के पैटर्न्स, मतलब एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने के लिए मिश्रित फसलें तैयार करना। मतलब उदाहरण के तौर पर गेहूं जमा चना और गेहूं जमा सरसों। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या होता है। दोस्तों, फसल सुरक्षा प्रबंधन का मतलब है खरपतवार, कीड़ों, बीमारियों से फसलों का संरक्षण करना। दोस्तों, खरपतवार का मतलब होता है अवांछित पौधे, मतलब ये वो अवांछित पौधे होते हैं जो कि हमारी फसलों को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। उदाहरण के तौर पर गोखरू,
गाजर घास, मोथा इत्यादि। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होते हैं। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। दोस्तों, खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों से रखा जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि है पीड़कनाशी रसायन का उपयोग करना। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी आते हैं। दोस्तों, इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, हमने फसल उत्पादन प्रबंधन पढ़ लिया, फसल सुरक्षा प्रबंधन भी पढ़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खाद्यान्न का भंडारण क्या होता है। दोस्तों, अब हम अगर खाद्यान्न के भंडारण की बात करें तो खाद्यान्न का अच्छे से संग्रहण करना मतलब अच्छे से संग्रहित करना अनाज को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसे अच्छे से संग्रहित नहीं किया जाए तो इसमें नमी आ जाएगी और कीड़े आ जाएंगे, जिसके कारण हमारी जो अनाज है, जो खाद्यान्न है, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अनाज को अच्छे से संग्रहित किया जाए। तो दोस्तों, इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाना चाहिए। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई, अच्छी तरह सुखाना तथा धूमक का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाए, सब कुछ ये सब होना चाहिए। बेहतर भंडारण संचालनों का उपयोग बहुत ही ज्यादा अधिक है। उदाहरण के तौर पर है सिलोस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि फसल का उत्पादन में उन्नति क्या होती है, जिसके बाद हमने देखा कि खाद्यान्न का भंडारण क्या होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पशुपालन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।